बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नावल पसंद आ रहा होगा। तो मेरी दुआ है कि मेरे नावल जो हैं वो सब लोगों को बहुत पसंद आएँ। कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा नावल यहाँ पे लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे आगे आपको चल के बहुत अच्छे नावल मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप मेरे चैनल पे और ज़्यादा लोगों को भी इनवाइट करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको अगर अच्छे नावल्स की तलाश है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू। शुरू करते हैं। नावल वफ़ा के दीप, किस्त नंबर 21 एंड 22। ये जनाब जो आपने बोला था वो सब मुकम्मल वर्क किया है और ये इन सब की रिपोर्ट है। अब इसके आगे का तुम्हारा है कि इसका क्या करना है। बिलाल ने एक फ़ाइल रूहान के सामने रख कर बोला और ख़ुद चेयर पर नीम दराज हो गया। ठीक है, वो बोलकर फ़ाइल देखने लगा। काफ़ी देर तक वो उलट पुलट कर सफ़े देखता रहा। बिलाल के बोलने पर वो इसकी तरफ मतवज्जे हुआ। क्या बात है, अपनी सारी पे तो पहाड़ों पर खड़े होकर उड़ा दी। और अब्बू मेरी तेरे बैंक करप्ट हो गए और अब घर पर कुछ राशन पानी नहीं है जो तू इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आने वाले बंदे को खाना चाहिए तो दूर सादा पानी तक नहीं पूछा। बिलाल बोझल लहजा करके बोला, हद है तुझ पर, बोलने से पहले सोच तो लेता है बंदा क्या बोल रहा है। और चाय अभी मंगवाता हूँ, ये ले पी पानी। सामने रखा पानी नज़र नहीं आता तुझे? और खाने का ये कौन सा टाइम है? रूहान घड़ी की तरफ देख कर बोला जो दिन 10 बजे का ऐलान कर रही थी। मैं सफ़र से आया हूँ, इतना लंबा सफ़र करके। वो लंबे को काफ़ी खींच कर बोला, और कितना लंबा सफ़र, मुझे भी तो पता चले ज़रा। रूहान ने भी बिलाल को तरह लंबा खींच कर बोला, जिसे मुझे पता नहीं तो जनाब इज़्ज़त माब बिलाल साहब ने ऐसे ही मुंह बंद करके सफ़र क्या हो गया है? अरे तू तो साथ बैठे बंदे को खा जाए और डकार ना दे। ज़्यादा तमाशा ना कर मेरे साथ, चुपचाप चाय पी कर निकल मेरे साथ, आगे का काम देखता है। रूहान फ़ाइल को अलमारी में रखते हुए बोला, चल चाय मंगवा लें, साथ में बिस्किट, नीमको, शामी कबाब, शामी पकौड़े लाजमी होना चाहिए, खाली चाय अच्छी नहीं लगती मुझे। बिलाल ने रूहान को देखकर मासूमियत से कहा तो रूहान ने मुस्कुराकर अपना सर नीचे कर लिया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, भुलक्कड़। चाय को बोलकर वो बिलाल के सामने बैठ गया और इसको आगे के बारे में बात करने लगा। वो दोनों इस वक्त एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। जब वो इनकी टेबल पर आए और बैठने का पूछे बिना ही वो रूहान के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई, जबकि बिलाल कभी रूहान को कभी इस हैरत की तरफ देखता और बात को समझने की नाकाम कोशिश करता। क्या लेंगी आप मिस रमन सदीकी? रूहान ने इस अपने जानलेवा अंदाज में पूछा। रमन, जो इसको देखने में मैव थी, इसकी आवाज़ से होश की दुनिया में वापस आई। जी, जो आपकी मर्ज़ी, वह मुश्किल बोल पाई थी। कल जब इसको रूहान का फ़ोन आया था, इससे मिलना चाहता है, तब से वो हवाओं में उड़ रही है और आज वो रूहान की बताई हुई जगह पर इससे मिलने आई थी। ठीक है, यहाँ का फ्रेश जूस बहुत अच्छा है, वो मंगवाते हैं। फिर रूहान ने मुस्कुराकर कहा और वेटर को इशारा किया, ऐसा करो मैडम के लिए फ़्रेश एप्पल जूस ले आओ। रूहान ने वेटर को बोला, जिस पर वो यस सर बोलकर सर झुकाकर चला गया। अच्छा, और बताएं मिस रमन, और क्या करती हैं आप? रूहान ने नहायत खुश अखलाक मेज़बान होने का फरीज़ा अंजाम देते हुए बोला, जबकि बिलाल हवन्नकों की तरह मुंह खोले रूहान को देख रहा था, जो पहली बार किसी अनजान लड़की से इतना मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अगर आज इसको इस तरह बात करते हुए कोई और देख लेता तो शायद वो सदमे और हैरत से बेहोश ज़रूर हो जाता। बिलाल कभी रूहान को और कभी रमन को देखता। रमन की तो समझ आ रही थी, मगर वो रूहान की वजह से ज़्यादा हैरान था। इसको रूहान की गायब दिमागी पर शुबा हो रहा था। काफ़ी देर इसने इनको बात करते देखा और कुछ देर बाद इसकी हिम्मत जवाब देगी तो इसने रूहान को अपनी साइड पर हल्का सा खींचा और रमन को देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज़ में रूहान के कान में बोला, क्या तू पागल हो गया? ये रमन है, मनाल के ताया की बेटी। मनाल नहीं है? जानता हूँ मैं। तो अपना मुंह बंद रखा और सुकून से बैठ जा, और जो तेरे सामने रखा है वो खा खामोशी से। रूहान ने बिना बिलाल की तरफ देखते हुए बात की। इसकी नज़र के सामने से आते एक लड़के पर पड़ी, जिसने रूहान से नज़रें मिलते ही सर से इशारा किया, जिस पर रूहान ने तेज़ी से 2 बार अपनी पलकें झपकार कर इसके इशारे का जवाब दिया और एक बार फिर वो रमन से बात करने लगा। बिलाल रूहान की बात सुनकर बदमज़ा हो गया और सामने पड़ा स्नैक को बेदिली से खाने लगा और रूहान के रवैये को समझने की कोशिश करने लगा। जब तक वो वेटर फ्रेश जूस सर्व करने लगा, ले जूस मिस रमन। रूहान ने गिलास इसके सामने किया, जो इसने बड़ी अदा से उठाया और नज़ाकत से अपने मुंह से लगाया और एक घूंट भरकर अभी वो टेबल पर वापस जूस रख रही थी जब एक लड़का तेज़ी से वहाँ से गुजरा और जूस का गिलास झलक गया और जूस रमन के ऊपर गिर गया।
क्या मुसीबत है, अंधे हो नज़र नहीं आता? वो इस लड़की पर चलाने लगी। रिलैक्स हो जाए मिस रमन, आप इसको छोड़ें, मैं देखता हूँ इसको, आप जाकर इसको साफ़ कर लें, ये ना हो दाग लग जाए। रोहान खड़ा होकर बोला और इस लड़की का गिरेबान पकड़कर बोला, जबकि वो लड़का बार बार रमन से सॉरी बोल रहा था, इसने जानकर नहीं किया था। ओके मैं जाती हूँ इसको साफ़ करने, पर आप इस अंधे बदतमीज़ इंसान को छोड़ना नहीं, इसको तो मैं आकर बताती हूँ, मेरा इतना महंगा सूट ख़राब कर दिया। वो शान बेनियाजी से बोली और वाशरूम की तरफ चली गई। इसके जाने के बाद रूहान ने तेज़ी से रुमाल निकाला और इसको इस गिलास पर रखा और इसका सारा जूस सारे दूसरे गिलास में डालकर इस लड़के को दिया और इसके कान में कुछ बोलकर अपना वॉलेट से इसको नीले हरे 2-3 नोट इसके हाथ पर देकर इसके कंधे पर हाथ मारकर इसको जाने का इशारा किया और ख़ुद अपने बाल सेट करके फिर से बैठ गया था। बिलाल नासमझी से इसको देख रहा था। ओए मुंह बंद कर, मक्खी चली जाएगी। रूहान ने इसकी तरफ देखे बिना बोला। कुछ देर बाद रमन आई और इधर उधर देखकर बोली, कहाँ गया वो बदतमीज़ लड़का, आपने जाने क्यों दिया? वो इसको चलाकर बोली। आहिस्ता बोले रमन, वो माफ़ी मांग रहा था, अब इतनी सी बात के लिए इसको क्या करता? रूहान बदमज़ा होकर बोला ये इतनी सी बात है, मेरा इतना महंगा सूट है ये, और ये अपना सूट देखकर बोली, ओके आप छोड़ेंगे, जूस पी लें और मुझे इजाज़त दें, अगर ज़रूरी काम याद आ गया और फिर अब मुलाकात होगी आपसे, ओके बाय। वो बिना रमन की बात सुने वहाँ से उठ गया था। रमन इसको देखती रही और वो बिलाल वहाँ से उठाकर चले गए थे, जबकि रमन इसकी इस तरह जाने पर खौलती रह गई। मुझे कुछ बताएगा ये क्या था? बिलाल ने इसके साथ चलते हुए सवाल किया। तेरी समझ से नहीं आएगा, बस खामोशी से रह मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं करने आया था वो हो गया है, बस यही काफ़ी है। रूहान इसकी तरफ देखकर बोला, ओए भाई तू जाने और तेरे काम, हम क्या कर सकते हैं? बिलाल ने ठंडी सांस भरकर बोला और गाड़ी में बैठ गया। बदतमीज़ घटिया फजूल इंसान, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था इसके बुलाने पर। इससे मिलने पता नहीं क्या समझता है ख़ुद को, कहीं कहीं किसी का रियासत का बादशाह है। ज़रा सा हसीन क्या है, कुछ समझता ही नहीं है अपने सामने किसी को, चीप इंसान। बाद में मिलते हैं, अभी ज़रूरी काम है। वो मुंह बनाकर बोली। माय फुट, ज़रूरी काम? वो जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। जब से वो कॉफ़ी शॉप से आई थी हर एक पर गुस्सा कर रही थी। क्या हो गया रमन, क्या शोर मचाया हुआ है? कब से बोल रही हूँ, और ये किस को कोस रही हो? कौन है फजूल इंसान? कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने को? कुछ बताओगी? सालिया बेगम ने इसको कदरे गुस्से से देखकर सवाल किया। वो रूहान, इसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मैं वहाँ गई तो वो मिला तो बहुत अच्छे से, फिर वो बदतमीज़ लड़का अनजाने कहाँ से आ गया और मेरे कपड़ों पर जूस गिरा दिया। मैं जूस साफ़ करने गई, वापस आई तो इस रूहान को कहीं जाना था। हमारी बात भी नहीं हो सकी, अगर हो जाती तो मैं इसको इस तरह उलझाती कि वो मनाल को भूल जाता। रमन अपनी माँ को बताया और आखिरी बात पर अजीब सा मुस्कुराई। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम से अच्छे से मिला तो ऐसे क्यों बोल रही थी? और मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसने मनाल का रिश्ता भेजकर तुम्हें क्यों मिलने बुलाया? अगर तुम पसंद थी तो वह बात तुम्हारे लिए करता ना। सालिया बेगम बोली। ओ फम्मी, पता नहीं आप भी क्या क्या सोचती हैं, इन लड़कों का आपको नहीं पता, बस आप मुझ पर छोड़ दें, सब संभाल लूँगी। जैसे वहाँ मरी में किया था ना, बस वहाँ थोड़ी चूक हो गई थी और ये मनाल नामी बला एक बार फिर हमारे सर पर मसलत हो गई थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी मैं अपना हर कार्ड तरतीब से खेलूँगी और जीत मेरी होगी। बस आप देखती जाएं मैं क्या करती हूँ, कैसे इस मनाल को रूहान की ज़िंदगी से दूर से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और रूहान को अपना बना लूँगी। बस जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ आप वैसे वैसे करती जाएं। ठीक है रमन, बस जो करना है जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। सालिया बेगम बेचैनी से बोली। ओके अम्मी, जस्ट चिल। रमन अदा से बोलकर आईने के सामने खड़ी होकर ख़ुद को घूम घूम कर देखने लगी, इस बात से अनजान के इसके परस के साथ लगे नन्हे से खुफिया कैमरे से इसकी सारी बात मेजर रूहान और उनकी टीम सुनकर और देख रही थी। वेल डन एहतशाम, ये तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। रूहान अपना लैपटॉप बंद किया और एहतशाम को दाद देते हुए बोला, जिसने रमन के बैग में वो कैमरा लगाया था वो कॉफ़ी शॉप आई थी जब वो वहाँ एंटर हुई थी। ये कॉफ़ी शॉप जो आर्मी एरिया में था, आर्मी एरिया होने की बिना पर हर एक फ़र्द की चेकिंग और इसके सामान और बैग की चेकिंग के बगैर बाद एंट्री होती थी, इसलिए एहतशाम के लिए यह काम करना काफ़ी आसान रहा था। तभी इसने अपना लेडीज़ कुलीग की मदद से ये कारनामा अंजाम दिया था और वो अपने कॉलर को सेट कर रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब रहा था। और ये सब तो हो गया, अब आगे क्या करना है? मुझे एक बात बता, तू इस रमन से क्यों मिलने बुलाया था? और क्या तुझे रमन पर शक है कि इसने वहाँ मरी में भी मनाल भाभी पर हमला किया था? बिलाल ने कंफ्यूज होकर रूहान से पूछा। रूहान ने बिलाल को देखा और अपना सर कुर्सी की बैक से टिका दिया।
और बोला, बिलाल तू अभी तक नहीं समझा, अगर मैं रमन को ना बुलाता तो एहतशाम ये कैमरा कैसे लगाता। रही बात रमन पर शक करने की, तो मेरे भोले दोस्त, मुझे रमन पर शक नहीं पूरा यकीन है कि इसने ही मनाल पर हमला किया था। यह आज का मिलना इस वजह से था कि मुझे रमन के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे ताकि वो इस डंडे वाले फिंगरप्रिंट से मैच कर सकें। मगर वो कैसे? जब वहाँ गए थे तो तब तो बारिश होने वाली थी, और अगर इस डंडे पर रमन के फिंगरप्रिंट्स थे भी तो क्या वो बारिश में रह जाते? बिलाल ने पूछा। बेटा तू अकेला जाता रूहान के साथ तो शायद यही होता, मगर हम दोनों भी थे साथ। शायद जाहद ने इसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, और वो एहतशाम बिलाल का मुंह देखकर खुसर फुसर करने लगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, ज़ोर से बोलो। बिलाल इन दोनों पर चलाया था। रहने दे, तेरे फिर समझ नहीं आनी। तू जा कुछ खा पी ले तो तेरा काम है, ये तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे तू। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर बोले और हंसने लगे। तुम दोनों कभी सीधी तरह बात नहीं कर सकते। बताओ मुझे कब कैसे और क्या हुआ था, वो भी तो तुम्हारे साथ था। बिलाल इन दोनों को हंसते देखकर गुस्से से बोला। बिलाल बिलाल मेरी बात सुन यार, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। जब हम वहाँ गए थे तब बारिश नहीं हुई थी, बाद में बारिश हुई थी, और तब तक जाहिद को वो डंडा मिला था जिस पर ब्लड लगा हुआ था, जो इसने गाड़ी में रखा हुआ था दिया था जाकर। और जब इस पर लगे ब्लड का डीएनए किया तो वो मनाल का ब्लड था। वहाँ जो फिंगरप्रिंट्स मेरे थे अब वो रहते थे। वहाँ पर मौजूद लोगों पर मुझे शक था। मैंने इस सब के फिंगरप्रिंट्स किसी ना किसी बहाने से मैच कर लिए थे। किसी के भी मैच नहीं हुए। मुझे तो रमन पर शक बाद में था कि कोई बहन कैसे कि अपनी बहन को तकलीफ़ दे सकती है, पर मुझे इस लड़की ने गलत साबित कर दिया। रूहान आंखें बंद करके इस दिन को अपनी और मनाल की बातें याद करके बोला। जब वो मनाल का रिश्ता लेकर गए थे, मनाल और रूहान जब बात कर रहे थे, तब इसको एहसास हुआ कोई है जो इनकी बातें सुन रहा है। तब इसने नामहसूस तरीके से रमन को देखा था, और अपनी उकाबी नज़रों से इसने रमन के चेहरे के उतार चढ़ाव देख लिए थे। तब इसको रमन पर शक हुआ, और जब इसको अपनी रमन से पहली मुलाकात याद आई जिसको अपनी पिक्स से रमन के जलने की बात कर रही थी, तब इसके शक का यकीन बदल गया, और इसलिए इसने रमन के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए ये सब किया। अच्छा तो ये बात है, और मैं तो इस दिन परेशान हो गया। पहले तो इस मिस पटाखा के दीवाने हो रहे थे, अब कहाँ यहाँ उल्टी खोपड़ी की लड़की कोई और नहीं मिली तुझे। अब इस बेचारी का क्या होगा, क्या सोच रही होगी वो, पहले मैं और अब मेरी ये कज़न। ओ पागल इंसान, बकवास नहीं कर, अपने खाने को दो इसको कुछ, वरना ये ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों। बोलने से पहले सोचता भी नहीं है, तो दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूँ इसका। और ये क्या बोला तूने मेरी मनाल को? रूहान बिलाल की बात को दरमियान से काट कर बोला। वेट वेट, ये मनाल तेरी कब से हो गई? जहाद ने रूहान को सीने पर हाथ रखकर रोका जो बिलाल की तरफ आ रहा था। अब वो मेरी है मनाल, रूहान एक जज्बे से बोला। तो तीनों इसको देखकर ओए ओए करने लगे, जिस पर रूहान धीमे से मुस्कुराकर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और आंखें बंद करके मनाल को सोचने लगा। जो छम से उसकी बंद आंखों के सामने मनाल का मुस्कुराता चेहरा आ गया, जिसकी वजह से इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी, जिस पर वो तीनों हंसते हुए रूहान को छेड़ने लगे थे। बुला लो, कौन सा गाना है भला सा जो इस वक्त इस मजनू पर पूरा आ रहा है? एहतशाम ने बोला तो बिलाल बाकायदा टेबल बजाकर गाना गाने लगा। धीरे धीरे से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। रूहान भाई ये लें रिपोर्ट, जो आपने कहा था जैसे कहा था सब हो गया है। आप देख लें, अगर कोई काम हो तो बताएं मुझे। इस दिन जो लड़का रमन से टकराया था वो रिपोर्ट के साथ इस वक्त रूहान के पास आया था, और इसने रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और रूहान के इशारे पर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। गुड, हारे बैठो तुम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं ज़रा चेक कर लूँ ये रिपोर्ट्स, फिर बताता हूँ तुम्हें आगे क्या करना है। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था इसके चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ, सब खैर तो है? रूहान एहतशाम से बोला। खैर है, बस ये सोच रहा हूँ कि कोई कैसे कि इतना गिर सकता है, अपने ही घर के फ़र्द को नुकसान पहुँचाए, और वो भी जो आपके साथ ही रहता हो, साथ में परवरिश पाई हो। वो तीनों उंगलियों से अपना माथा सहलाकर बोला, और दराज से सिगरेट निकालकर इसको जलाकर अपने होंठों से लगाया, लबों से लगा गया। ये दुनिया है मेरे भाई, यहाँ बड़ा कुछ हो जाता है। यहाँ बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई को जान से मार देता है, माँ अपनी औलाद को छोड़कर चली जाती है। ये दोनों तो कज़न हैं। क्या हुआ, क्या मैच हो गए? रमन के फिंगरप्रिंट से शाम सवाल किया। हाँ, वो सिगरेट का धुआं हवा में खारिज करके मुख्तसर सा बोला। तो अब क्या करना है, कुछ सोचा है? नहीं,
यार वो तो इतनी मासूम सी है, अपने हाल में खुश रहने वाली। जहाँ तक मैं इसको समझाऊँ, इसकी बाकी लड़कियों की तरह खुश ख्वाहिशात नहीं है। थोड़ी मूडी और मुंह फट ज़रूर है, पर किसी का दिल नहीं दुखाती कि कोई इसकी जान के दर पर हो जाए। और इसकी मासूमियत सी इसकी कमज़ोरी है। शायद ऐसे लोग बहुत जल्द लोगों पर एतबार कर लेते हैं, और जो चालाक और शातिर लोग होते हैं इनका अपने तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। और रही बात मूडी और मुंह फट होने की, मूडी तो सही है, और पर वो जो मुंह फट है उसका तुझे सारी ज़िंदगी मज़ा चखना होगा। सोच क्या क्या नाम नहीं मिलने वाले तुझे सड़ियल के अलावा। और दिल दुखाती बेशक नहीं, पर चुराहा ज़रूर है, चोर ज़रूर है। जैसे हमारे शहज़ादे से दिल दोस्त का चोरी कर लिया है। अब वो मजनू बन गया है जिसको अपनी लैला के सिवा अब कुछ नज़र नहीं आता। और जब जब तू इनके साथ होगा हमेशा, तो कोई इनकी जान का क्या नुकसान पहुंचाएगा। बल्कि अब तो हुआ हवा को भी तुझसे इजाज़त लेना होगी, मुझे लगता है। एहतशाम एक आंख ने दबा कर बोला। दिल तो मेरा यही करता है कि इसको इस दुनिया से छुपा कर अपने दिल में रख लूं। ये मुमकिन नहीं। रूहान ठंडी सांस भरकर बोला। भाई जो मुमकिन है वो कर लेते हैं, फिर अब मुझे बताओ अब आगे क्या करना है। मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? सब आपकी। हारिब इन दोनों की बात सुनकर बोला। हाँ हाँ, अब तुम ऐसा करो कि रूहान आगे होकर बैठ गया था और नहायत आहिस्ता आवाज़ में हारिब को समझाने लगा। सारी बात सुनकर हारिब इससे इजाज़त लेकर चला गया, इस वादे के साथ कि वो आगे का भी सारा प्लान बखूबी अंजाम देगा। इसके जाने के बाद एहतशाम काफ़ी देर तक रूहान को खामोशी से देखता रहा और काफ़ी देर बाद बोला। क्या? मुझे लगता है ये जो तूने प्लान बनाया है ये वर्क करेगा। मतलब जैसा तू सोच रहा है सब वैसा ही होगा। मुझे पता है जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। अगर ना हुआ तो मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, और फिर मैं अपना कार्ड खेलूंगा। मैं चाहूँ तो ऐसे ही जाकर इसके ताया को सब बता दूँ, मगर मुझे लगता है वो दोनों माँ बेटी मुकर जाएंगी और सारा खेल ख़राब हो जाएगा। और इस सब में अगर रमन या इसकी माँ ने फिर से मनाल भाभी को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो क्या करेगा तू? अभी तो अपने इस मुंह से कहा है कि अब हवा को भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है मेरी मनाल को छूने के लिए। तो वह माँ बेटी इनकी क्या मजाल। मेजर रूहान अपनी ज़िंदगी, अपनी जान रूहान की हिफाजत करना जानता है। वैसे भी हम इस फ़ौज का हिस्सा जो दुश्मन को मैदान जंग में उतार कर चाय पिलाते हैं। तो फिर पूछते हाँ भी अब क्या हाल है। और अपना फ़ोन और सिगरेट की डब्बी टेबल से उठाते हुए बोला। इस वक़्त इसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। कोई शक ना नो सर, एहतशाम पूरे एतमाद से बोला। और वो दोनों एक दूसरे की कमर के गिर्द हाथ रखकर दोनों एक दूसरे की कमर के गिर्द हाथ डालकर बाहर निकल गए। जारी है।